हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम हमारे टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ जनरली डील कर रहे थे। किसके साथ डील कर रहे थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने 2 एटॉमिक मॉडल्स पढ़े थे, उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। आज जो डील करेंगे वो हमारे नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल, जिसको बोलते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम या बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके साथ आपको डील करना है। देखिए, किसके लिए वैलिड है? सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, ये आपके सारे क्या हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये जो आपका मॉडल आया था एटॉमिक मॉडल, इसके कुछ पोस्टुलेट हैं। बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ अजम्पशंस कंसिडर किए, उन अजम्पशंस के बेस पे इसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। सबसे पहले तो इसने बोला एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आपका एटम जो है वो किससे में मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ठीक है भाई, इसने न्यूट्रॉन को कंसिडर नहीं किया। दूसरा, इसने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कंसेप्ट किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस, जिनका रेडियस क्या रहेगा? कांस्टेंट। वहाँ पे रदरफोर्ड के केस में क्या था? उसने कांस्टेंट नहीं बोला था कांस्टेंट रेडियस के बाद, उसने बोला था जस्ट इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। लेकिन बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस। उनका रेडियस डिक्रीज नहीं होगा, और इन कांस्टेंट पाथ को उसने क्या बोला? ऑर्बिट। एक नाम दिया इसने ऑर्बिट। सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करेगा। और ये जो रेडियस है ये क्या रहेगा? इस सर्कुलर पाथ का कांस्टेंट। उसने इसको बोला, इस सर्कुलर पाथ को उसने नाम दिया ऑर्बिट। ठीक है। थर्ड, उसका पोस्टुलेट, अब अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर होती है तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब बोर ने बोला कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन को टू रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, वो कहाँ से मिलेगी? वो आपकी इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। तो थर्ड पोस्टुलेट इसका यही है, फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड the nucleus, the centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction. By the electrostatic force of attraction between the nucleus and electron. ठीक है। अब देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी किसके इक्वल होती है? आपको यहाँ पे बेसिकली क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपकी, वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी।
सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है किसकी होती है, mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी इसके इक्वल होती है k Q1 क्या है, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, बिकॉज आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम में बात करें तो किसके इक्वल रहते हैं, एटॉमिक नंबर के। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना रहता है, 1 यूनिट चार्ज, ई कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सो Z, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना आपका E, तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस पे कितना हो गया ZE। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, सिर्फ E। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी क्या होती है, K Q1 क्या हो गया आपका ZE, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, रेडियस R और उसका स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। ये आपके आगे हम डेरिवेशंस करेंगे तो वहाँ पे ये आपकी इक्वेशन बहुत कम आएगी, इसको हम नंबर दे रहे हैं 1। ठीक है भाई। तो थर्ड पोस्टुलेट आपका इम्पोर्टेंट है, जो आपके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। अब देखिए, अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट की आपकी। अब एक ये आपका न्यूक्लियस, इसके अराउंड तो आपके इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं, इसके अराउंड आपके इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्बिट्स के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो इसके लिए भी बोर ने एक पोस्टुलेट दिया। बोर ने बोला ये जो आपके इनफाइनाइट ऑर्बिट्स रहेंगे अराउंड न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं आपके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है आपका वो क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इस टर्म के इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। क्या बोला है मैंने, आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स, आपके इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स whose एंगुलर मोमेंटम, या फिर हम बोले इन विच, हु लिख लो, इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम नहीं है, किसका, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्या बोला हमने, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा किसके इक्वल होता है, mv/r। ये किसका इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, h/2π। n क्या आपका कोई भी इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल का मीन्स है जो आपकी यूनिट है h/2π, इसके साथ कोई भी एक इंटीजर मल्टीप्लाई रहेगा, 1 2 3 4 जो भी आपका रहेगा उसके इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, वेयर n क्या है आपका 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये आपको याद रखना है, ये पोस्टुलेट भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम नेम दे रहे हैं सेकंड। ठीक है, इस n के ऊपर, इस n की वैल्यू से हम क्या देते हैं, सेल्स को नाम देते हैं। अब जिन ऑर्बिट्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में कहेगा, इनको सेल भी बोला जाता है बेसिकली। तो ये जो n है आपका, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में है, या फिर नंबर ऑफ सेल। तो आपने 10th में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा, n इज इक्वल टू 0 1, सॉरी 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3। तो सेल कौन सी होगी, n1 किसके लिए होता है, k सेल, 2
L सेल 3, M सेल 4 भी होगा तो N आपका फर्दर ऑन चलता रहेगा। तो ये क्या आपका N की वैल्यू है। तो अगर कोई बोल रहा है K सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो N क्या रहेगा 1, L सेल के अंदर प्रेजेंट है N2, M के अंदर है देन N आपका 3। ये आपको याद रखना है। N आपका क्या है, इंटीजर है जो किसको डिनोट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट और वी कैन से नंबर ऑफ सेल। इसी पोस्टुलेट को हम बोलते हैं, यही पोस्टुलेट आपका क्या बताता है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज है। क्वांटाइजेशन क्या होता है वो हम आगे डील करेंगे। जस्ट एक बार लिख देता हूँ, दिस पोस्टुलेट टेल अस ये आपको पोस्टुलेट क्या है, दिस पोस्टुलेट टेल अस दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। अभी बात करते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट की। देखो थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी जो भी आपके 2 पोस्टुलेट आएंगे वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स। अभी देखिए, जब हम रदरफोर्ड के लिमिटेशंस में बात की थी, हमने मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी लिमिटेशन बताई थी कि वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आपका एक चार्ज स्पीसीज है और जैसे जैसे वो मूव करेगा, चार्ज रेडिएट करेगा, EM रेडिएशन एमिट करेगा और आपकी एनर्जी लूज करेगा। सो अल्टीमेटली क्या करेगा, कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके फॉल हो जाएगा। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इसने बोला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट के अंदर, तो वो आपका ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही आपका एनर्जी लूज करेगा। इसने बोला व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट का दूसरा नाम सेल भी बोलते हैं, फिर से बता देता हूँ, और सेल, it neither lose nor gain, ना तो लूज करेगा ना ही आपका गेन करेगा, गेन एनर्जी। ठीक है भाई। सो आपका वो सीन तो रहेगा ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन आपका जो है एनर्जी गेन और लूज नहीं कर रहा, इसी वजह से इन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इन सेल्स को, इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस these cells are called stationary cells or stationary orbit। देखिए अभी बात करते हैं सिक्स्थ पोस्टुलेट की। इसके बोरो मॉडल के पोस्टुलेट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम आगे बहुत सारी चीज़ें को ड्राइव करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से एक एक आपको क्लियर होना चाहिए। सिक्स्थ पोस्टुलेट बोलता है, अभी देखो ये आपका न्यूक्लियस के राउंड सपोज करो, ये 2 आपके क्या थे, ऑर्बिट थे। ये स्ट्रेट नहीं है, ऑब्वियसली बात है, सर्कुलर है बात है, बट हमने रेडियस कंसिडर किया, बहुत आपका वही आपका सपोज करो न्यूक्लियस था। ये आपका N1 है, ये आपका N2 है। ठीक है। तो सिक्स्थ पोस्टुलेट बोलता है जब भी एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, जब भी एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो ये हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हमेशा एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट से लोअर एनर्जी लेवल में या ऑर्बिट में आएगा, तो ऑलवेज एनर्जी को एमिट करेगा। क्या बोल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, लोअर सेल से हायर सेल में जाएगा, या आप बोले लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो ऑलवेज एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जब आपका किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो ऑलवेज एनर्जी को एमिट करेगा।
तो इसको लिखते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर सेल टू हायर सेल, it absorb energy while when jump from higher cell to lower cell. Then it emits एनर्जी। क्या करेगा? एनर्जी को एमिट करेगा। अभी ये जो आपका एनर्जी डिफरेंस रहेगा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी आपकी एमिट करेगा, वो किसके इक्वल रहेगा? इन दोनों लेवल्स के डिफरेंस, एनर्जी के डिफरेंस के बीच में रहेगा। सो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट जो है उसको आप लिखोगे डेल्टा ई से, वो किसके इक्वल रहेगा? E2 माइनस E1, जो आपका फाइनल लेवल है माइनस इनिशियल लेवल, उतनी एनर्जी एमिट करेगा या फिर आपका एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ ई एब्जॉर्ब या एमिट जो है वो आपका किसके इक्वल है? एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट इज इक्वल टू difference between energy of these levels। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सेवंथ पोस्टुलेट की। आपका जो लास्ट पोस्टुलेट है, ये जितने भी थर्ड पोस्टुलेट के बाद आपके स्टार्ट हैं सारे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको ज़रूर आपके माइंड में होने चाहिए। तो फर्स्ट जो आपका लास्ट है उसके अंदर क्या है, वो ये बोलता है जब आपका सपोज करो ये हम 3 एनर्जी लेवल ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका ग्राउंड लेवल, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके ऊपर आप कोई लाइट रेडिएशन डालोगे तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियस सी बात है, कोई फोटोन जाएगा। फोटोन क्या है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। देन ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और क्या कहाँ जाएगा? किसी एक्साइटेड स्टेट में। देखिए 2 टर्म में बोल रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट हम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर जब आपका एटम जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है, अपनी नॉर्मल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो स्टेबल उसकी स्टेट नेचर में जो एग्जिस्ट करता है। अगर आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो जिसकी वजह से उसमें के इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ग्राउंड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, तो उसको हम बोल रहे हैं एक्साइटेड स्टेट। जिसमें एनर्जी ज़्यादा रहेगी, आपका जो एटम है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका लोअर लेवल टू हायर लेवल जाएगा तो क्या करेगा? फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर लेवल टू लोअर लेवल आएगा, ठीक है, हायर सेल टू लोअर सेल अगर आपका आएगा तो क्या करेगा? फोटोन्स एमिट करेगा, फोटोन एमिट करेगा। तो ये आप देख रहे होगे, फिफ्थ भी सेम है, सेम सा एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर रहा है, सर बात तो वही है। बट यहाँ पे जो चीज़ जो बताने वाली बात है, जो उसने बोला था कि जब आपकी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी हायर सेल टू लोअर सेल, देन जो आपका एनर्जी एमिट होगी वो किसकी फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ EM रेडिएशन। व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from higher cell to lower cell, then energy emits in the form of EM radiations, electromagnetic radiations।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटॉन्स की एनर्जी आप निकाल सकते हो। तो जो आपका डेल्टा ई जो रहेगा, यहाँ से यहाँ अगर आपका फोटोन जंप कर रहा है तो एनर्जी कितनी एमिट होगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो क्या है डेल्टा ई, और वो किसकी फॉर्म में है, रेडिएशंस की फॉर्म में है। तो ऑब्वियस सी बात है फोटोन का जो आपकी एनर्जी रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, डेल्टा ई के, और वो किसके इक्वल रहेगी, एच न्यू या फिर एच सी वाई लैम्डा। ये आपका लास्ट पोस्टुलेट है। तो जो डेल्टा ई है वो किसके इक्वल रहेगा, एच सी वाई लैम्डा। ठीक है, ये आपको पता। अगर आपकी लाइट रेडिएशन यहाँ पे फॉल हुई है, इलेक्ट्रॉन अगर आपका जंप भी किया है, तो जो किस वेवलेंथ की आपको, किस वेवलेंथ या किस फ्रीक्वेंसी की आपको वेवलेंथ चाहिए, वो भी आप यहीं से निकालोगे। जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब की लाइट रेडिएशन से, तब जाकर उसका ट्रांजिशन हुआ होगा। तो ये आपके 7 पोस्टुलेट्स हैं जिनके ऊपर अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ आपकी टर्म्स निकालेंगे। क्लासिकल बेसिकली हम इसको बोलते हैं, क्लासिकल क्वांटम थ्योरीज बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये क्लासिकल थ्योरीज के बेस पे अभी हम रेडियस निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की। देखिए अभी हम बात करते हैं। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, आपके पोस्टुलेट खत्म हो गए। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये आपका न्यूक्लियस है, उसके अकॉर्डिंग, बोर के अकॉर्डिंग एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक फिक्स सर्कुलर पाथ्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। फिक्स्ड अगर ये पाथ है तो इनका रेडियस क्या है, फिक्स। तो आपको रेडियस चाहिए, रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा, अब इलेक्ट्रॉन बहुत सारी सेल्स के अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत सारी सेल्स के अंदर है, तो रेडियस चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि जिस ऑर्बिट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस ऑर्बिट उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है। तीसरा जो हमें चाहिए वो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वेलोसिटी पता करनी है। क्यों करना है ये चीज़ें, अगर सपोज करो हमें रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी का पता लग गया तो हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता सकते हैं। एक हमें ये पता लग गया ये रेडियस है, दैट मीन्स इस एरिया के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और हमें उसकी वेलोसिटी पता लग गई कि इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स से हम क्या पता लगा सकते हैं कि एटम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस टाइम पे कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। आगे जाके यही इसकी लिमिटेशन बनने वाली है, ये मैं अभी बता देता हूँ। आगे जाके लिमिटेशन में बात करेंगे तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा, हाइजेनबर्ग एटॉमिक मॉडल आएगा, वो इसी चीज़ को आपका एक्सप्लेन करेगा, यही उसकी लिमिटेशन होगी। तो अभी के लिए आपकी ये 3 वैल्यूज हमें चाहिए। तो इन 3 वैल्यूज़ के लिए हम कुछ कैलकुलेशन, कुछ डेरिवेशंस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। कोई इलेक्ट्रॉन आपने कोई कंसिडर किया, एक एटम न्यूक्लियस के अराउंड कोई nth ऑर्बिट था, हमें नहीं पता कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी n हमने आर्बिट्रेरी मान लिया, कोई भी nth ऑर्बिट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस है r। तो आपको वो रेडियस फाइंड आउट करना है। कैसे आप उस रेडियस को फाइंड आउट करेंगे, तो देखो फ्रॉम पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल, फ्रॉम पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल के आपके पोस्टुलेट, एक पोस्टुलेट क्या बोल रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने वहाँ पे भी अभी बताया था, ये आपके आगे जाके काम आएंगे। इसको हमने 1 बोला था। दूसरा एक पोस्टुलेट बोल रहा था एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये आपका देखिए, इस h/2π को h क्रॉस से भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, अगर आप देखोगे तो उसको h क्रॉस से भी लिखते हैं। ये क्या था, h यहाँ पे क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इन दोनों से हमें क्या करना है, यहाँ से देखना, मैं यहाँ से मैं v की वैल्यू निकालता हूँ। v की वैल्यू क्या आ गई, v nh/2π mr, v की वैल्यू आ गई। अब ये v की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के 1 में पुट करता हूँ, पुट इन 1।
तो वन क्या आ गया m, r से ये r कैंसिल हो गया, v का स्क्वायर करूँगा क्या आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चलो r अभी रख लेते हैं, अभी डायरेक्ट ही कर लेंगे, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या क्या कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी आगे इस m से इसका m स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई। अभी क्या बच गया अपने पास, ये बच गया r, इस r को मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ, इस पूरी टर्म को इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से r किसके इक्वल आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, और ये सारी टर्म नीचे आएगी इंटू 1 अपॉन के जेड ई स्क्वायर, 1 अपॉन m के जेड ई स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, r की। यहाँ पे क्या है ये चीज़ें, अब h वेयर h क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। m क्या है आपका, m क्या था v, m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी आपका कांस्टेंट आपको पता है 9.1 10⁻³ kg, ठीक है। अब 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, h कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी क्या आपका कांस्टेंट, के आपका क्या है कांस्टेंट। तो अगर इस टर्म के अंदर, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर देखो तो सिर्फ 2 टर्म्स ऐसी हैं जो आपकी कांस्टेंट नहीं है, एक n स्क्वायर और एक आपका z डिपेंड करेगा किस एलिमेंट का आपने एटम लिया है उसके एटॉमिक नंबर पे, n डिपेंड करेगा किस सेल की आप बात कर रहे हो, तो और बाकी सारी टर्म्स क्या है कांस्टेंट, सभी की अपनी एक वैल्यू है। तो अगर इन सभी की वैल्यू आप पुट करोगे, इन सभी की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो आर एन आएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वो आएगा 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, और ये किस में आएगी, मीटर में नहीं आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी, यूनिट आपको ज़रूर याद रखनी है। इन ये वैल्यू आप खुद ट्राई करके निकालोगे, आपकी एग्जैक्ट यही वैल्यू आनी चाहिए। एक आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, सब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, के पता है, इन सभी की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, सभी कांस्टेंट की सोल्व करना और आपका देखना क्या यही वैल्यू आती है, 100% आपकी ये वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए जेड क्या होगा आपका 1, जेड क्या आपका, यहाँ पे अगर आपको नहीं पता लिख देते हैं वेयर जेड क्या है एटॉमिक नंबर, एंड आपका n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो आर एन किसके इक्वल हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फिर बता देता हूँ 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अभी तो इन चीज़ों के साथ फेमिलियर, इन यूनिट्स के साथ आप फेमिलियर हो गए होंगे। तो यहाँ से आपका क्या पता लग गया, यहाँ से आपको पता लग गया कि आपका जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है यहाँ से n स्क्वायर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आपके पास एक और रिलेशन आएगा। अगर आपके पास 2 अलग अलग आपके सेल्स हैं, 2 अलग अलग एटम्स हैं, तो वहाँ से आपका एक रिलेशन आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर इंटू Z2/Z1 फॉर सेम एटम। अगर आपके पास एटम सेम है देन Z1 इज इक्वल टू किसके रहेगा Z2, सो R1/R2 किसके इक्वल आ जाएगा, जस्ट आपका N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर। ये किसके लिए है, ये आपका फॉर डिफरेंट एटम्स,
अगर आपका जेड सेम है तो आपका ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ ग्राफ्स आते हैं, वो हम डील करते हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी रेडियस वर्सेज एन। तो हमें पता है भाई आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता होगा कैसा आता है ये। तो ये आपका आर एन हो गया, ये आपका क्या हो गया एन हो गया, ठीक है। अगर आपका रेडियस वर्सेज एन स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपका आर एन हो जाएगा और ये आपका एन हो जाएगा। ये आपका इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसकी रेडियस वर्सेज जेड। हमें पता है आर किसके इक्वल 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। सो 1/z है, वाई इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आ गया। तो ये आपका कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आएगा। बेसिकली ये ग्राफ कैसे मिलेगा आपको, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ये आपका आर एन हाइपरबोलिक पैराबोलिक वो आप देख लेना, वो मैथ्स का काम है, हमारा नहीं है, आपको ग्राफ आने चाहिए। अभी रेडियस वर्सेज 1/z, तो ये क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये आपका आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपका आर एन और ये आपका 1/z। स्लोप क्या आ जाएगी, m की वैल्यू 0.529 डिवाइडेड बाई इंटू एन स्क्वायर। ये आपकी क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। तो ये आपका आज जो है ये आपका सारा क्या है, रेडियस के बारे में हमने डिटेल में डील किया है। अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल सिंपल से हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखो सपोज करो हमें जो है ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। हीलियम के लिए तो वैलिड ही नहीं रहेगा, बिकॉज वो तो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एन एक क्या आपका 3, एक क्या आपका 4। सो R3 किसके इक्वल आ गया, 0.529 एन स्क्वायर कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाई जेड, हीलियम का जेड एटॉमिक नंबर 2। R4 कितना आ गया 0.529 16 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस है, सपोज करो ये आपका थर्ड ऑर्बिट है और ये आपका फोर्थ ऑर्बिट है। ये डिस्टेंस में मुझे पता है, ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये R4 है, ये R3 है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R4 माइनस R3। तो जो डिस्टेंस बच जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, D जो आएगा आपका किसके इक्वल आएगा, R4 माइनस R3। वो क्या आएगा भाई, ये 0.529 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.529 इंटू 9/2। इससे आपने 0.529 कॉमन लिया, डिवाइड बाई 2 ये भी कॉमन, 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा आपका 7। इसको आप सोल्व कर लेना, ये आपका आएगा 1.851 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो ये भी लास्ट में क्या आएगा आपका एंगस्ट्रॉम। तो ये डिस्टेंस रहेगा किसके बीच में, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट के बीच में आपका डिस्टेंस रहेगा। देखो एक और क्वेश्चन हम डील करते हैं। सपोज करो हमें गिवन है व्हाट वुड बी दी एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, जेड ऑफ एन एलिमेंट such that
its fourth orbit would fit into first orbit of hydrogen atom। लैंग्वेज पढ़े ना, बड़ा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, सिंपल है, बट देखो क्या हो रहा है। व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, दैट मीन्स जेड पूछ रहा है, और किस उस एलिमेंट के लिए क्या बोल रहा है, सच दैट इट्स फोर्थ ऑर्बिट वुड फिट इनटू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो आपका एलिमेंट है, जो आपने एटम लिया है, उसके जो फोर्थ ऑर्बिट का जो आपका रेडियस है वो किस में फिट हो रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में। दैट मीन्स रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ये आपका कोई भी एलिमेंट था, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फोर्थ ऑर्बिट किसके इक्वल रहेगा, 0.529, एन स्क्वेयर, एन क्या है 4 का स्क्वेयर 16, जेड आपको निकालना है, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.529, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, सो एन स्क्वेयर 1 डिवाइडेड बाई जेड हाइड्रोजन का 1, ये आपका एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ से जेड किसके इक्वल आ गया, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, जेड आ गया 16, सो आपका एटॉमिक नंबर 16 आ गया। किसकी बात कर रहा है, सल्फर की आपसे वो बात कर रहा है। तो इनको आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ये चीज़ें आप बड़ी आसान है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है, जस्ट एक बार आप गो थ्रू होइए, एक एक पॉइंट को बड़े प्यार से आपको डिटेल से पढ़ना है, समझना है एक एक चीज़ को कंसेप्चुअली कि क्या कुछ बोला गया था। ये जस्ट एक स्टोरी की तरह पढ़ो। पहले आया आपका जे थॉमसन, उसने ये बोला, उसकी कुछ अलग लिमिटेशन आई। फिर आया रदरफोर्ड, उसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसकी लिमिटेशन आ गई। उसको ओवरकम करने के लिए बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, अभी ये भी फेल हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट हाइजेनबर्ग हम पढ़ेंगे, डी ब्रोगली, फिर लास्ट क्वांटम हम एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो ये आपको एक स्टोरी की तरह पढ़ना है, कैसे क्या हुआ था, कैसे क्यों आपके दोबारा मॉडल्स आ रहे हैं, बिकॉज लिमिटेशंस आ गई हैं। तो आपके पोस्टुलेट आज आप अच्छे से पढ़ना, और रेडियस आपका ज़रूर आप याद रखना, इस पर क्या रहेगा, n²/z एंगस्ट्रॉम। आपके माइंड में ये ज़रूर होना चाहिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सेल पे, एंड दूसरा एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स एलिमेंट पे, कौन सा एलिमेंट है। हाइड्रोजन के लिए अलग मिलेगा, हीलियम का अलग, आपका लिथियम का अलग, एलिमेंट पे डिपेंड करेगा एंड आपके नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे आगे वेलोसिटीज़ के साथ, एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।